हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर कवर किया था और देखा था कि कैसे सबके नाम लिखते हैं। डिफरेंट हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलोअरीन्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस देखे थे, उनकी नेमिंग देखी थी। और एक क्वेश्चन हमने आइसोमेरिज्म का भी सॉल्व किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकेंड लेक्चर है अब हमारा। दिस इज़ फॉर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड मतलब जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो उसका वो कैसा है, उसमें बॉन्ड लेंथ्स कैसे होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कैसे बनाएंगे। अगेन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आपके लिए रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो रहेगा वो एनसीईआरटी ही है। आप चाहो तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट ही मोस्टली कई जगह पे मैंने लिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आप साथ ही साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं। तो अब हम नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है उसमें वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ एटम्स से बनता है। लेकिन क्या प्योर कोवेलेंट है? प्योर कोवेलेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर है। और वो आयनिक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन और हैलोजेंस, जैसे मानो कि कार्बन और फ्लोरीन की अगर बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन कार्बन। और अगर कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ पुल करता है, इसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। हालांकि पोलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन के साथ तो खैर ज़्यादा है। तो ये जो बॉन्ड है ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आप इस बॉन्ड को कह सकते हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ये पोलैरिटी क्यों आ रही है? पोलैरिटी आ रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। वैसे ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में भी अगर देखो तो कार्बन और क्लोरीन के अंदर भी क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसके पास भी डेल्टा नेगेटिव एंड इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जो कार्बन हैलोजन के बॉन्ड्स होते हैं ये सब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं इनके बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है एक तो उनके बॉन्ड रेडियस पे। जैसे अगर हम कार्बन फ्लोरीन इन बॉन्ड्स की बात करें, सी एफ बॉन्ड की, सी सी एल बॉन्ड की, लेट से किसी एक एटम के अंदर ले रहे हैं, जैसे मानो कि सी एस थ्री एफ में ले रहे हैं, सी एस थ्री सी एल कार्बन क्लोरीन, सी एस थ्री बी आर एंड सी एच थ्री आई। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो रेडियस होता है एटम्स का वो बढ़ता है। मतलब फ्लोरीन से बड़ा एटम होगा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा एटम है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा एटम है आयोडीन। और जब रेडियस बढ़ रहा है, एटम्स बड़े हो रहे हैं, साइज उनका अगर बढ़ रहा है, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इधर जाने पे इंक्रीज होता है। इधर जाने पे जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स इंक्रीजेस, सी एक्स बॉन्ड इंक्रीजेस। सी आई बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा लेंथ की होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, देन सी बी आर, देन सी सी एल, देन सी एफ। ये तो एक कंपैरिजन है केवल हेलो एल्केन्स के अंदर डिफरेंट हैलाइड्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। बॉन्ड लेंथ के साथ साथ अगर आप बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन सोचो तो इसी ग्रुप के अंदर अगर हम बॉन्ड एनर्जी को भी कंपेयर करते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होती है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ्स बढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। मतलब अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था, वैसे इधर जाने पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी सी एक्स बॉन्ड की, वो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये भी हमें पता रखना है कि कौन सा बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा। जब रिएक्शंस करने की बारी आएगी
तो जो सी आई बॉन्ड है, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, लेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूट सकता है। तो सबसे आसानी से सी आई बॉन्ड टूटता है। हम देखेंगे भी कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस में सी एस थ्री आई इन सब में काफ़ी फास्ट रिएक्शन कर रहा होगा, देन सी एस थ्री बी आर, देन सी एस थ्री सी एल, देन सी एस थ्री एफ, और जो कि ऑब्वियस भी लग रहा है क्योंकि वीक बॉन्ड्स हैं, आसानी से रिएक्शंस कर सकते हैं। तो ये तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की बात हुई। एक कंपैरिजन यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बीच में भी है। दिस इज हेलो एल्केन और इधर है हेलो एरीन। यहाँ पे अगर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर करते हैं तो जो हेलो एल्केन है इसका बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर का है, CCl बॉन्ड का। ये जो CCl बॉन्ड है ये 177 पिकोमीटर का है। और जो हेलो एरीन है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है 169 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ कम है, इसका रीज़न एक तो है कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है हेलो एरीन के अंदर, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली ग्रेटर है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज़्यादा है? इस क्लोरीन के पास लोन पेयर्स भी हैं और ये एक रेजोनेंस एग्जिबिट कर रहा है। Cl जो लोन पेयर है वो इस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे इस पाई बॉन्ड की तरफ पुश कर रहा है। इसके आप डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स बना सकते हो। जैसे अगर आपको रेजोनेंस शो करना है इसके अंदर प्रॉपरली सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो इनके सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। Cl के पास लोन पेयर है, जैसा मैंने बताया, क्लोरीन अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग में ऐड कर सकता है। Cl प्लस और बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, फिर इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर आप आगे ऐसे एरोज के हेल्प से डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स को ड्रॉ कर सकते हो। ऑर्थो पोजीशन से नेगेटिव चार्ज इस पैरा पोजीशन पे आ गई है, फर्दर ड्रॉ करेंगे तो पैरा पोजीशन से ये वापस दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे आ गई है, एंड वापस जब हम इसको नेगेटिव चार्ज को बनाएंगे तो ये लास्ट स्ट्रक्चर, टोटल 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं। हाइब्रिड अगर बनाओ इनका तो आप देखोगे कि जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी है। थोड़ा इधर थोड़ा नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, क्लोरीन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन और जो क्लोरीन है कार्बन और क्लोरीन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब दिस हैज़ सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा ज़्यादा, आप देख सकते हो एक बॉन्ड तो है ही, कुछ पार्शियल पाई बॉन्ड भी है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। और जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होती है, ये हमें याद रखना है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीज होने से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। वही जब CH3Cl में अगर देखो तो CH3Cl के अंदर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है ना। CH3Cl में जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 1 ही है, CCl का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, और हेलो एरीन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये तो 1 है, लेकिन यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई, बॉन्ड इवन स्ट्रॉन्गर भी हो गया। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दो बॉन्ड से एक तरह से, या 2 बॉन्ड से थोड़ा कम है, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम ये भी देखेंगे रिएक्शंस में कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं नॉर्मल रिएक्शंस के लिए देन हेलो एरीन्स। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये तो बात हो गई इनके बॉन्ड्स की। एक एनसीईआरटी में ये टेबल बनाया हुआ है,
आप रेफर करोगे तो देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर ये डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर किया हुआ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट, जैसे मानो कि कोई बॉन्ड है, अभी हम सी एक्स बॉन्ड ही ले रहे हैं, इसके लिए जब डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, दिस इज चार्ज इनटू डेंसिटी, चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q इंटू डी। आप D को बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हो। यहाँ पे फुल चार्ज तो नहीं है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, आप इसको डेल्टा टाइम्स E इंटू बॉन्ड लेंथ कह सकते हो। तो ये है इसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्ज, जो अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन, या जो सेपरेशन है उनकी डिस्टेंस बिटवीन जो चार्ज है, उससे जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, जो कि हमें दो चीज़ों के बारे में बता रहा है बेसिकली। डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें ये बता रहा है कि चार्ज और सेपरेशन कैसा है वहाँ पे। तो ये दो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये पार्शियल चार्ज कितना है, फ्रैक्शनल चार्ज कितना है, और साथ ही उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है। तो अगर हम CH3 CBr इनके अंदर सोचें, ये जो डेल्टा की वैल्यू है, जो पार्शियल चार्ज है, ये पार्शियल चार्ज जैसे अभी मैंने बताया था कि CH3F के अंदर ये पार्शियल चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पुल करके रखता है अपनी तरफ, और जब पुल करके सबसे ज़्यादा रखेगा तो फिर वहाँ पे जो पार्शियल चार्ज है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। फिर CH3Cl, फिर इसके बाद CH3Br, और फिर CH3I। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे है, देन दिस एंड देन CH3I। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे अभी मैंने बताया था कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होती है, बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है CH3I के अंदर। जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, वो कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा लेंथ का है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है, और रेडियस इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा लेंथ का है, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F। अब देखो, जो डाइपोल मोमेंट है वो दो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज, जो फ्रैक्शनल चार्ज है, और जो बॉन्ड लेंथ है। चार्ज तो बता रहा है कि CH3, अगर केवल चार्ज पे डिपेंडेंसी होती तब तो CH3F की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाती, और अगर केवल बॉन्ड लेंथ पे डिपेंडेंसी होती फिर तो CH3I के अंदर डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ ही बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे अब मतलब अपनी थ्योरी इसके आगे साइलेंट है, क्योंकि हमें डेल्टा की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना होगा, और ना ही बॉन्ड लेंथ हम सबका इतना याद रखते हैं। तो फिर हमें एक्सपेरिमेंटली अगर हम सोचें कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें कि किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे CH3Cl जो है ये निकल कर आता है। तो CH3Cl के अंदर कुछ एक गुड अमाउंट ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी है, एंड ठीक ठाक इसका बॉन्ड लेंथ भी है, और इन दोनों का जो टर्म है ये ओवरऑल यहाँ पे ग्रेटर हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है CH3Cl। बाकी अगर आप देखो तो फिर CH3F है, उसके बाद CH3Br है, और फिर CH3I है। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट के हिसाब से अरेंज करें इनको, डाइपोल मोमेंट में अरेंज करें CX बॉन्ड की, तो CH3Cl की सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद CH3F है, देन CH3Br है, देन CH3I है। तो इसका मतलब है कि बाकी तीनों के अंदर किस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद डेल्टा जो चार्ज है उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी चार्ज ज़्यादा है वो यहाँ पे ओवरऑल विनर हो जा रहा है। तो ये एक ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट जब हम कंपेयर करते हैं तो CH3Cl की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा आती है, देन CH3F, देन CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, एंड देन मिथाइल आयोडाइड। यही इस टेबल में भी डिपिक्टेड है सब कुछ। बॉन्ड लेंथ जैसे मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है,
देख सकते हो CH3I का सबसे ज़्यादा है, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F। तो CH3I की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर CH3Br है, फिर CH3Cl है, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ है CH3F का। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए किस में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये जो CF बॉन्ड है, फ्लोराइड जो है, मिथाइल फ्लोराइड, इसको तोड़ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। नीट 21 का सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया है, फटाफट एक बार सोचो इसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। अभी जैसा हमने डिस्कस किया, आप पॉज करके एक बार आंसर चूज कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन सुनो। तो जब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो जैसे अभी हमने बताया कि डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो CH3I की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F, एंड देयरफॉर द करेक्ट चॉइस इज B। कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से समझते हो, तो फिर मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई ऐसा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, और मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ी सी बस अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, काम आसान ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पे आते हैं। जो हेलो एल्केन्स है उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पे ये है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के साथ इतनी सारी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्कोहल्स के साथ HCl, ZnCl2 इनके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, NaBr, H2SO4, HBr इनके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। इन सब से जो अल्कोहल है, जैसे HCl, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये जो OH ग्रुप है इसकी जगह पे लग जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा RCl। रिएक्शन समझें अगर हम कि रिएक्शन कैसे होती है अल्कोहल की, तो रिएक्शंस के अंदर जैसे मानो कि एक हम रिएक्शंस में थोड़ी, एक्चुअली अल्कोहल की रिएक्शन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आप अल्कोहल चैप्टर में सीखोगे, लेकिन हम एक रिएक्शन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे एक 3 डिग्री अल्कोहल है, लेट से 3 डिग्री अल्कोहल मैंने कल बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हेलाइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं वैसे ही अल्कोहल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। आपको उस कार्बन को देखना है जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये एक टर्शरी कार्बन है, एंड देयरफॉर ये जो अल्कोहल है ये एक टर्शरी अल्कोहल होगा। अब इस अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन करवाई है HCl, ZnCl2 की, या सिंपली अगर HCl की भी रिएक्शन करवाते हो या HBr की रिएक्शन करवाते हो, जैसे अभी हम एक HBr की रिएक्शन देख लेते हैं। इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। OH को सबसे पहले रिमूव करते हैं, तो OH को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली OH माइनस नहीं हटा सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में हम OH माइनस को डायरेक्टली इस तरह से रिमूव नहीं करते हैं। देयर शुड बी सम ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि OH माइनस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस को हटाना इतना आसान नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई हुई है। एसिडिक मीडियम में जो OH है उसे हम एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना देते हैं, OH2 प्लस बन जाता है जो कि यहाँ से डिपार्ट कर जाता है। बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होते हैं, मतलब रिएक्शंस में जब ये H2O डिपार्ट करता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है, और इसके बाद फिर Br माइनस इस पे अटैक करेगा और फिर ये बन जाएगा हैलाइड। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में अल्कोहल को रिप्लेस करके हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक हैलोजन लगा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HBr लेते हैं जनरली, और यही रिएक्शन अगर HCl के साथ कर दे, ZnCl2 बस वहाँ पे एक प्रोमोटर है जो कि OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने का के काम में आता है। OH को और अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम ZnCl2 भी यूज़ करते हैं,
कोई और रिएक्शन आप एक बार खुद से मैकेनिज्म को जैसे हमने लिखा है वैसे ही एक बार मैकेनिज्म को लिख कर देखो। जैसे मानो कि ये ऐसा अल्कोहल है, हमने इसके साथ यूज़ कर लिया है अगेन कॉन्सेंट्रेटेड HBr। HBr की जगह पे आप NaBr H2SO4 भी लिख सकते हो, लेकिन एसिड होना ज़रूरी है ना। H2SO4 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, H2SO4 OH को प्रोटोनेट करता है। तो एक बार स्टेप्स फटाफट पॉज करो और इसको एक बार लिख के देखो, मैं तब तक मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले तो हम इसको प्रोटोनेट करेंगे। OH को हमने H+ के साथ प्रोटोनेट किया तो ये बन जाएगा OH2+। फिर H2O यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा, जैसे पिछली रिएक्शन में हमने देखा था H2O डिपार्ट करेगा तो ये बन गया 3 डिग्री कटायन। और फिर Br- जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये Br- इस पे अटैक करेगा और फिर ये हैलाइड बन गया। तो अल्कोहल को हम हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे Br लगा सकते हैं। तो Br लगाने के लिए या तो HBr यूज़ कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर NaBr के साथ H2SO4 यूज़ कर सकते हो। केवल NaBr यूज़ करोगे तो फिर ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगी। ये भी आपको याद रखना है कि अगर यही रिएक्शन विदाउट NaBr है, विदाउट H2SO4, यहाँ पे अगर H2SO4 प्रेजेंट नहीं रहता तो फिर क्या हो जाती, फिर ये नो रिएक्शन हो जाती। ये हमने लिखा है विदाउट H2SO4 या विदाउट एसिड। विदाउट H+, अगर NaBr सिंपली यूज़ करेंगे तो फिर इसके साथ नो रिएक्शन हो जाएगी। एसिड जरूरी है, चाहे वो H+, HCl, HBr, ये सब किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, क्योंकि रिएक्शन में कार्बोकटायंस बन रहे हैं, है ना। किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन बनता है तो दैट कार्बोकटायन में रीअरेंज, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कार्बोकटायंस बन रहे हैं तो वो कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है। वो एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्राइड शिफ्ट होकर मिथाइल शिफ्ट होकर, अगर वो 1 डिग्री कार्बोकटायन बना है, ऐसे 1 डिग्री कार्बोकटायंस कम स्टेबल होते हैं, बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर बना है तो 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 डिग्री है तो फिर 3 डिग्री कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री है 2 डिग्री बेंजाइलिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब अगर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो काम वहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यही रिएक्शन अगर ऐसा रहता कि इधर OH दिया हुआ है और इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं, या NaBr H2SO4 ले रहे हैं, तो अगर हमने इसके साथ HBr लिया है, मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन की कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि इस OH को प्रोटोनेट कर दें। H+ के साथ इसको प्रोटोनेट किया अभी, तो ये बन जाएगा OH2+। अब यहाँ से H2O डिपार्ट कर रहा है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस H2O को यहाँ से डिपार्ट करो, ये कार्बोकटायन बन गया। और ये कैसा कार्बोकटायन है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन। क्या ये रीअरेंज हो सकता है, क्या इसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई बेटर पोजीशन है, बिल्कुल है, यहाँ पे है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके इधर आ जाए तो वो हाइड्रोजन तो इधर माइग्रेट होकर आ गया और ये बन गया है कार्बोकटायन। पहले 2 डिग्री कार्बोकटायन था एंड आफ्टर दिस शिफ्ट, इसी शिफ्ट को हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस हाइड्राइड शिफ्ट से जो 2 डिग्री कार्बोकटायन था वो अब 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया है। पहले के कंपैरिजन में ये अब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। और फिर Br- इस पे अटैक करेगा और फिर हम इस पे Br लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे था वहाँ पे ये Br जुड़ जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस का आपको ध्यान रखना है, कहीं पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, वैसे ही मिथाइल शिफ्ट हो सकती है। तो अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप रहता, जैसे मानो कि यही रिएक्शन अगर कुछ ऐसा रहता, लेट्स से इसके साथ मानो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया है हमने, या फिर HCl एंड ZnCl2 ले लिया है। वैसे तो ZnCl2 प्रोमोट करता है रिएक्शन को,
यहाँ पे भी उसी तरह से हम रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना देंगे एंड कार्बोकैटायन को फिर आगे ये OH2 प्लस बन गया सबसे पहले, फिर हमने देखा कि इस H2O को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 2 डिग्री कटायन। और अब यहाँ पे जैसे पहले शिफ्टिंग हो रही थी, इस बार ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इधर माइग्रेट कर जाएगा और मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो ये कटायन कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले ये 2 डिग्री कटायन था और अब ये 3 डिग्री कटायन बन गया है। तो 2 डिग्री कटायन से 3 डिग्री कटायन बन जाएगा बाई आइदर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, और इसके बाद फिर हम इस पे जो भी हमने Cl माइनस लिया था तो अब Cl माइनस इस पे अटैक करेगा और ये क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन सिंपल है। जब हम अल्कोहल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl, HBr या फिर NaBr, H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, तो उनके साथ ये सब रिएक्शन हो जाएगी। उसकी जगह पे Cl, Br लग जाएगा। रिएक्शंस में कार्बोकैटायंस बनते हैं कई जगह पे और इसकी वजह से रिएक्शन में रीअरेंजमेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें केयर करना पड़ेगा। NaBr H2SO4 है, यहाँ पे RBr लगा देंगे, और या फिर HBr दिया हुआ है तो भी हम RBr लगा देंगे। कुछ और भी रिएजेंट्स हैं जो कि अल्कोहल को क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, आयोडाइड्स में भी कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे ये PCl3, PCl5 है, इनके हम नेट रिएक्शंस लिखते हैं। ये भी जो PCl3 है या फिर PCl5 है, ये एक्चुअली इस अल्कोहल को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने में हेल्प करता है। तो इसकी रिएक्शन अगर PCl3 के साथ करवाते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन आपको पता रखनी है। कैसे पता रखेंगे? आपको ये याद रखना है कि PCl3, 1 मोल PCl3 जो होता है वो 3 अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकता है। जितने Cl हैं यहाँ पे 3 को कन्वर्ट कर सकता है, 3 RCl बन जाएंगे। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे OH, यहाँ पे 3 OH बचा हुआ है और यहाँ पे एक P बचा हुआ है, बाकी तो सब यूज्ड ही है, और इससे आप POH होल थ्राइस बना सकते हो या फिर इसे लिख सकते हो H3PO3। तो ये नेट रिएक्शन है। अल्कोहल जब PCl3 के साथ या फिर PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो भी Cl लग जाएगा। ऐसी रिएक्शन PBr3 के साथ हो जाएगी तो Br लग जाएगा। अगर PCl5 वाली रिएक्शन की अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे 1 मोल PCl5 एक ही अल्कोहल को कन्वर्ट करता है। जैसे इसके पहले वाले में क्या हमने देखा था कि एक अल्कोहल मतलब एक PCl3 3 अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर रहा था, बट यहाँ पे एक PCl5 एक ही अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा। तो ये तो बन गया RCl। अब क्या बचा? देखो इधर एक P बचा हुआ है, Cl4 बचा हुआ है, OH बचा हुआ है, एक तो HCl बन जाता है यहाँ पे, और फिर जो बची हुई चीज़ें हैं POCl3 बचा हुआ है, ये POCl3 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये नेट रिएक्शन है विथ PCl5। मतलब अगर OH है, PCl5 है, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब रिएक्शंस ज़्यादा बेटर हैं किसके साथ? 1 डिग्री अल्कोहल्स के साथ, 2 डिग्री अल्कोहल्स के साथ ये ज़्यादा बेटर रिएक्शंस हैं। और वो जो HCl, HBr वाली रिएक्शंस है वो किन के साथ ज़्यादा बेटर है? वो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री के साथ बेटर है। 2 डिग्री के साथ दोनों ही चले जाते हैं। जब और एक रिएजेंट है SOCl2, इसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अगेन ये एक SOCl2 एक OH को कन्वर्ट करेगा, ये RCl बन गया। साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाती है एंड HCl गैस रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन को जनरली यहाँ पे बेस्ट मानते हैं क्योंकि SO2 गैसेस बन के रिलीज हो जा रहा है, HCl भी गैसेस बन के रिलीज हो जा रहा है। तो क्योंकि गैसेस बन के रिलीज हो जा रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू ली शैटलर्स प्रिंसिपल, जब प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाए तो रिएक्टेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होता है ना। तो ली शैटलर्स प्रिंसिपल के हिसाब से जब प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है तो रिएक्शन किधर बढ़ती है? और प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड देयरफॉर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है। इस केस में रिवर्सिबल भी नहीं रहती रिएक्शन, तो ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे जनरली इस रिएक्शन को इन तीनों में से बेस्ट मानते हैं। क्यों बेस्ट मानते हैं?
because the byproducts are gaseous. Byproducts are gaseous, and the reaction becomes irreversible. तो ये रिएक्शंस हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल अगर देखें, मानो कि ऐसा कोई अल्कोहल है CH3OH है, तो हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं PCl3 के साथ। PCl3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl, साथ में बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। या हम कोई और अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे मानो कि ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप PCl3 के साथ कर सकते हो, PCl5 के साथ कर सकते हो, या फिर SOCl2 के साथ कर सकते हो। इन तीनों रिएजेंट्स में से कुछ भी यूज़ करेंगे तो इस अल्कोहल की जगह पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। और अगर आपको Br लगाना है, Br बनाना है, तो फिर आप PBr3 यूज़ कर सकते हो, या फिर P+Br2 भी यूज़ कर सकते हो। P+Br2 से रिएक्शन होकर सबसे पहले PBr3 बनती है और उसके बाद रिएक्शन हो जाएगी। PBr5 जनरली अनस्टेबल होता है तो उसको यूज़ नहीं करते हैं, और Pi3 भी अनस्टेबल होता है तो उसको भी यूज़ नहीं करते हैं। Pi3 की जगह पे हम क्या करेंगे, अगर हमें रिएक्शन करवानी है, आयोडीन लगाना है, तो Pi3 के साथ रिएक्शन नहीं करवाते। अगर यहाँ पे आयोडीन लगाना है तो Pi3 की जगह पे हम लिखेंगे P+I2, या रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिखते हैं, तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ सबसे पहले Pi3 बनता है और उसके बाद रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायंस नहीं बनते हैं। ये जो हमने रिएक्शंस लिखे हैं, या इसके पहले में जो रिएक्शंस लिखे थे हमने, इनके अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है इन तीनों ही रिएक्शन में। कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, सीधी सी बात। तो PCl3 PCl5 अगर कुछ है तो इसके साथ RCl बन जाएगा, SOCl2 है RCl बन जाएगा, बेस्ट रिएक्शन है। PBr3 है तो Br जुड़ जाएगा, P+I2 है तो आयोडीन जुड़ जाएगा। ये सब रिएक्शंस 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए सही हैं, और ये सब जो रिएक्शंस हैं इनके साथ जो रेट है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। ये मोस्टली इनके लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायंस बनते हैं और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सबसे आसान है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इनको फटाफट एक बार पॉज करो और सॉल्व करने की ट्राई करो। तो अगर हम देखें तो ये अल्कोहल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें प्रोपाइल अल्कोहल था, प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब हमें बोला है कि यहाँ पे Br यूज़ करो, Br में कन्वर्ट करो, तो हम यहाँ पे PBr3 यूज़ करना अवॉइड करेंगे क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे HBr या फिर NaBr एंड H2SO4। आप यहाँ पे बेटर है कि आप यूज़ करो NaBr एंड H2SO4। ये अल्कोहल है, इसके साथ HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये रिएक्शन जैसे मैंने बताया, HBr के साथ कार्बोकैटायंस बनते हैं और कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकते हैं। ये अल्कोहल यहाँ से अभी कैटायन बनाएगा। अभी मैकेनिज्म जैसे हमने लिखा था, ये जो अल्कोहल है कैटायन बनाता है, OH2+ बनने के बाद रीअरेंजमेंट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल कैटायन है, और फिर Br- जुड़ जाएगा इस पे। तो जहाँ पे OH है वहाँ पे Br नहीं जुड़ेगा, Br इस तरफ जुड़ेगा। और इसके केस में ये जो अल्कोहल है ये रिमूव नहीं होता है। जैसे अभी हमने हेलो एरीन्स के लिए बताया था, वैसे ही ये जो अल्कोहल है ये यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाकर रहता है,
और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाता है, तो इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। साथ ही ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायंस बनते हैं, अगर इस OH को सोचो हमने प्रोटोनेट करके हटा दिया कि भाई प्रोटोनेट कर दिया, इसको हटा नहीं सकते क्योंकि ये बन जाएगा फिनाइल कटायन। और जो फिनाइल कटायंस होते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल। ये जो फिनाइल कटायन है दिस इज हाईली अनस्टेबल कटायन, और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये फॉर्म नहीं होगा, और जब कटायन ही नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन नहीं होती है, दिस इज अ नो रिएक्शन। तो ये हमें याद रखना है। सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं। एल्केन्स से भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं हेलो एल्केन्स को। कैसे सिंथेसाइज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये कौन से रिएक्शन है? दीज आर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जहाँ भी हाइड्रोजन है एल्केन के अंदर, वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और उसके बाद फिर Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। आपको याद होगा फ्री रेडिकल रिएक्शंस कितने स्टेप में होते हैं? 3 स्टेप में होते हैं, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप एंड फिर टर्मिनेशन स्टेप। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो ये यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन है, 2-2 डिफरेंट पोजिशन है, तो जब क्लोरिनेशन करवाएंगे तो 2 जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी 2-2 डिफरेंट पोजिशंस हैं, 2 डिफरेंट जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, 2-2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कहीं पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, या फिर अगर सारे एक ही जैसे पोजीशन है, जैसे इसके साथ अगर हम Br2HNu या फिर Br2UV की रिएक्शन करवाते हैं, या हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो, 300 to 500 डिग्री सेल्सियस गिवन रह सकता है, तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन की जगह पे किसी भी हाइड्रोजन पे Br जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन है जिस रिएक्शन से कि हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। लेकिन इसकी डिमेरिट है, जैसे देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई बार पॉली सब्सटीट्यूशन हो जाता है, मतलब एक से ज़्यादा Cl लग जाएगा, पॉली हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो ये सब इसके डिमेरिट्स हैं। एल्केन्स वाले चैप्टर में ज़्यादा कवर्ड ये टॉपिक मिलेगा आपको। कुछ और एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे मानो कि इसके साथ अगर हमें रिएक्शन करवानी है और हमें बताना है कि कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, Br2UV के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक बार ट्राई करो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टोटल कितने डिफरेंट पोजीशंस हैं? ये 1 2 3 4, बस ये 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये वाला जो पोजीशन है और ये वाला जो पोजीशन, ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों में किसी पे भी Br लगाओ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात होगी। तो यहाँ पे सिमेट्रिकली केवल 4 ही पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन के केस में मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो डोमिनेट करता है। ब्रोमिनेशन में स्पेशली ये वाला जो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर 3 डिग्री का प्रोडक्ट नहीं है तो फिर ऐसे केस में हम 2 डिग्री वाले को मेजर प्रोडक्ट कह देंगे। ये ब्रोमिनेशन में ज़्यादा ये वाली रूल एप्लीकेबल है। जैसे मानो कि अगर ऐसा कोई एल्केन है, इसके साथ हमने Br2UV की रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन में किस जगह पे प्रोडक्ट बनेगा, जो 3 डिग्री वाली पोजीशन है यहाँ पे बन जाएगा ये मेजर प्रोडक्ट। तो हम एल्केन्स के हेल्प से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। फिर ये सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के रिएक्शन से भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम एक रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे यही प्रोपीन और HBr की रिएक्शन है, तो इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। ये रिएक्शन है HBr के साथ। अगर इसकी मैकेनिज्म को समझें हम, जैसे अभी अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखी थी, अल्कोहल को प्रोटोनेट कर रहे थे और उसको यहाँ से कार्बोकैटायन बना रहे थे हटा के। ये जो एल्कीन है ये भी H+ के साथ रिएक्शन कर सकता है। एल्कीन्स कैसे H+ के साथ रिएक्शन करते हैं? एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स थोड़े लूज होते हैं, या ऐसा कह सकते हो कि थोड़े वीक होते हैं, उनके साथ H+ की रिएक्शन हो जाती है। तो ये H+ इसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी,
इन दोनों पोजीशंस में से आप कहीं भी हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो। दो प्लेसेस हैं, जैसे मैं आपको एक बार सिंपल इस तरह से बताता हूँ। CH3 है, CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। H प्लस ऐड होगा तो H प्लस दो दो जगह है अभी ऐड होने के लिए, तो दो डिफरेंट कार्बोकटायंस यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे मानो कि हमने एक बार इस साइड वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दिया है ना, हाइड्रोजन को साइड वाले पे जोड़ दिया, और एक बार बीच वाले पे जोड़ देते हैं। तो बीच वाले पे अगर जोड़ेंगे तो फिर दूसरी तरफ कार्बोकटायन बन जाएगा, वो CH2 ही रह जाएगा। दो दो कार्बोकटायंस बन सकते हैं। बता सकते हो कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री कार्बोकटायंस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन 1 डिग्री कार्बोकटायंस, तो ये ज़्यादा बनेगा। और इसके बाद फिर Br माइनस इस पे अटैक करेगा, तो Br माइनस के साथ CH3 CH, इधर Br जुड़ गया और ये CH3 है। और इधर Br माइनस अटैक करेगा अगर, ये इससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया और वो माइनर प्रोडक्ट बन गया। तो अगेन रिएक्शंस में कार्बोकटायंस बन रहे हैं, और कार्बोकटायंस अगर बन रहे हैं तो हमें अगेन कार्बोकटायन की टेंशन रहेगी कि कहीं वो रीअरेंज तो नहीं हो रहा है। वो बात की बात है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा है और Br कहाँ पे जुड़ा है, इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन किस जगह जुड़ा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन था। इस कार्बन पे अगर आप देखो तो इस कार्बन के पास इस तरफ दो दो हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है। ऐसे केस में इस वाले के पास दो हाइड्रोजन है और इस वाले के पास एक ही हाइड्रोजन है। जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जिधर कम हाइड्रोजन है उधर जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ पे Br माइनस है तो Br उधर जुड़ रहा है। और इस रूल को हम क्या कहते हैं? इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकोव्स रूल। जो हाइड्रोजन है वो उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, और जो Br माइनस है Cl माइनस है वो उधर जुड़ेगा जिधर कम हाइड्रोजन है। तो इससे हमने प्रोडक्ट देखा कि ये प्रोडक्ट बन रहा है मेजर, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है ये बन रहा है माइनर। और रूल क्या है? रूल मार्कोनिकोव्स रूल है, एडिशन का रूल है। डबल बॉन्ड के ऊपर जब आप HCl HBr ऐड करते हो तो इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि HBr के साथ जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऐसा बन जाएगा। रिएक्शन में क्या बनती है ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। जब इस रिएक्शन को देखो, पेरोक्साइड गिवन है। जब पेरोक्साइड गिवन रहता है तो ऐसे केस में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है इसका जो प्रोडक्ट है इसे कहते हैं मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। इसे हम मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो दूसरा है इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। मतलब जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा। मतलब जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन नहीं लगाना है, जिधर कम हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन लगाएंगे, तो उससे एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन जाएगा। और Br2CCl4 के साथ दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा। जो डबल बॉन्ड है इसमें भी कार्बोकटायन नहीं बनता है। कार्बोकटायन केवल किस में बनता है? जब HBr HCl ये सब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कार्बोकटायंस बनेंगे। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं हम। ये मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, आप फटाफट इनको सॉल्व करके और फिर मेजर प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो।
पॉज कर लो फटाफट और फिर इनको सॉल्व करो। जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन अगर हम देखते हैं HBr के साथ मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, कार्बोकटायन 2 डिग्री पे बनेगा। ऐसे अगर मार्कोनिकोव रूल से सोचो तो हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 है और यहाँ CH है, तो जहाँ पे CH2 है वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और फिर जिधर कम हाइड्रोजन है इधर Br जुड़ जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। HBr पेरोक्साइड में उल्टा काम हो जाता है, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर Br जोड़ देते हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें भी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, इधर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इधर हाइड्रोजन और इधर Br जोड़ देंगे, तो CH3 जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है बस उसके पास आपको इतना सा देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है कहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और फिर उससे हम मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जिधर कम हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरी तरफ Br जुड़ेगा, तो CH3 CH और इधर जुड़ जाएगा Br। तो ऐसे हम मेजर प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। बस रीअरेंजमेंट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई इसके साथ बताओ, इसके साथ HBr की रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे Br नहीं जुड़ेगा, फिर Br जो है वो इधर जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर उस एंटी मार्कोनिको अगर मार्कोनिकोव रूल से जाते हैं तो फिर प्रोडक्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप मैकेनिज्म लिखो, एक आध स्टेप मैकेनिज्म जब लिखते हो तो फिर उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। 2 डिग्री कटायन बन रहा है, रीअरेंज होगा, 3 डिग्री कटायन बन जाएगा और फिर Br माइनस इस पे अटैक करेगा और इससे ये Br इस पोजीशन पे जुड़ गया। तो सीधे सीधे रिएक्शन है, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट्स का पता रखना पड़ेगा। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कोई हैलोजन लगा हुआ है उसको एक्सचेंज करके दूसरा हैलोजन लगाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी तक हमने 2 हैलोजेंस को सबसे कम यूज़ किया है यहाँ पे, एक फ्लोरीन और एक आयोडीन, है ना। फ्लोरिनेशन करना डिफिकल्ट रहता है, आयोडिनेशन भी, आयोडीन क्योंकि बॉन्ड ही वीक रहता है तो उसको बनाना डिफिकल्ट रहता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो जाती हैं कई बार। तो यहाँ पे हम 2 मेथड सीख रहे हैं जिसके थ्रू हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन या प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन। आयोडीन अगर लगाना है तो उसको हम Cl या Br, अपने पास क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स है उनको रिप्लेस करके आयोडीन लगा सकते हैं। क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट रहता है NaI एसीटोन। एसीटोन यहाँ पे क्या है, एसीटोन इज सॉल्वेंट, और इस रिएक्शन में क्या होती है NaI एसीटोन यूज़ करने से क्या होता है, NaI तो सॉल्यूबल होता है एसीटोन में, है ना, Na+ और I- में डिसोशिएट हो जाएगा, लेकिन ये जो NaCl है, NaCl होता है इनसॉल्यूबल, NaCl इज इनसॉल्यूबल इन I-, इनसॉल्यूबल इन एसीटोन। और अगर एसीटोन में इनसॉल्यूबल है तो फिर ऐसे केस में ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, रिएक्शन से बाहर निकल गया, और जब रिएक्शन से बाहर निकल गया तो ली शैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहती है कि अगर प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है तो रिएक्शन फिर और आगे बढ़ेगी रिएक्शन को करने के लिए, और इसकी वजह से यहाँ पे यील्ड अच्छी रहती है। तो यहाँ पे एक तो NaCl बन गया और ये आयोडीन Cl की जगह पे लग गया, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इस रिएक्शन का स्पेसिफिकली क्या नाम है, फिंकलस्टीन रिएक्शन नाम है। जैसे ये दूसरी रिएक्शन है Br है, इस Br की जगह पे हम क्या लगा देंगे, I लगा देंगे, सीधा सीधा काम है। इथाइल ब्रोमाइड था, NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराया, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। और ये दूसरा रिएक्शन है स्वॉर्ट्स रिएक्शन। स्वॉर्ट्स रिएक्शन में हम इसमें प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स। फ्लोरो एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे, इसके केस में फ्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा के वहाँ पे फ्लोरीन लगा रहे होंगे। तो ये जैसा सिंपल से रिएक्शन है। यहाँ पे हम रिएजेंट्स क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट्स बहुत सारे हैं अपने पास, और आपको ये सब याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी कोई भी रिएजेंट यहाँ पे पूछ देते हैं।
AgF है, Hg2F2 है, COF2 है एंड SbF3 है। ये 4 रिएजेंट हैं जिनके साथ आप रिएक्शन कराओ। मोस्टली यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशंस वगैरह वही होते हैं, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसकी वजह से ये रिएक्शंस भी आसानी से हो जाते हैं। तो शॉर्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोराइड्स बना रहे हैं एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडाइड्स बना रहे हैं। एक में NaI एसीटोन यूज़ करते हैं और दूसरे में हम इतने सारे रिएजेंट्स डिफरेंट यूज़ करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है नीट 23 का, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा था OH है और HBr है, क्या होगा? सबसे पहले प्रोटोनेशन करेंगे OH की, OH2 प्लस बनाएंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे। और जब कार्बोकैटायन बना देंगे, CH3 है, CH है, CH3, इस OH को प्रोटोनेट करके हटा देंगे और फिर यहाँ पे बन जाएगा ये कार्बोकैटायन। फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्योंकि अभी ये 2 डिग्री कटायन है, 3 डिग्री कटायन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये बन जाएगा CH3, इधर आ गया CH3 और ये बन गया कार्बोकैटायन, फिर ये CH2 CH3 और फिर Br माइनस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। तो Br जो है वो 3 डिग्री वाले पोजीशन पे जुड़ रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस गिवन है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कहीं पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट्स वगैरह गिवन भी नहीं है और फिर भी क्वेश्चंस रेगुलरली कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से आते रहते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक को थोड़ा कवर करना पड़ेगा। देखो एक बार कुछ एडिशनल रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो फिर मैं उसके हिसाब से कुछ और लेक्चर्स अगर होंगे तो वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स था। आप एक बार जाओ, एक बार और थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा रिएक्शंस को लिख के देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैकेनिज्म लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखना है कि देखने से अपन नहीं सीखेंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, जैसे भी देख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आप एक एक रिएक्शन खुद से नहीं लिखते हो, मैकेनिज्म नहीं लिखते हो, या 10 टीचर से जाके पढ़ लेते हो, उससे आप नहीं सीखोगे। आपको मैकेनिज्म लिखना ही पड़ेगा, एक एक चीज़ को लिख कर देखनी पड़ेगी, तब जाके हम ये कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच।